हेलो बच्चों, आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 7 विषय विज्ञान रहेगा और अध्याय इसमें 16 है। जल एक बहुमूल्य संसाधन। जल एक बहुमूल्य संसाधन पाठ है जो उसके हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर करेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा आपका फाइनल उसमें 50% क्वेश्चन जो हैं बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर ही आएंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और इन क्वेश्चंस को बार बार देखें ताकि आपके याद हो जाएं और इनको याद करने की कोशिश करें बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जर्नल साइंस में भी आते हैं, जो कंपटीशन होते हैं नौकरियों के उनमें भी प्रश्न आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग जल है? यानी पृथ्वी पर कितने प्रतिशत भाग जो है जल से ढका हुआ है? तो ये 71% है बच्चों। 71% पानी जो है पृथ्वी पर पाया जाता है, यानी पृथ्वी के पूरे भाग का 71% भाग जो है जल से ढका हुआ है। अगला प्रश्न है बच्चों, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है बच्चों, 22 मार्च। ठीक है बच्चों, 22 मार्च याद रखें। फिर है, भूमि में पानी रिसाव का प्रक्रम कहलाता है। यानी जब धरती में पानी रिसता है, बारिश का पानी रिस जाता है धरती में, रिस रिस के नीचे चला जाता है, तो उसे बोलते हैं अंतः स्यंदन। अंतः स्यंदन कहते हैं बच्चों। यानी जब भी किसी में से पानी छन के नीचे जाता है, रिस के जाता है, तो उसे अंतः स्यंदन कहेंगे। फिर है, भारत के परंपरागत जल संरक्षण उपायों में से एक है। भारत के जो परंपरागत जल संरक्षण के उपाय हैं, यानी जो पुराने समय से भारत में पानी बचाने के उपाय आ रहे हैं, तो उनमें से बावड़ी भी एक है। बावड़ी जो है ये राजस्थान या जहाँ भी वर्षा कम होती है, रेतीला भाग आता है, वहाँ पे बावड़ी का उपयोग होता है। पानी को इकट्ठा कर लेते हैं वहाँ पे बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है बच्चों, अगला प्रश्न है हमारे पास, जैसे किसी व्यक्ति को प्रतिदिन धोने, पकाने, सफाई के लिए कम से कम कितनी मात्रा में जल की आवश्यकता होती है? यानी हर रोज़ एक आदमी को कितना पानी की आवश्यकता होती है? तो वो होती है 50 लीटर बच्चों। 50 लीटर पानी कम से कम हर व्यक्ति को हर रोज़ चाहिए अपनी विभिन्न कार्यों के लिए। फिर है अगला बच्चों, जल की विभिन्न अवस्थाएं कितनी हैं? ये मार्च 2019 में आया हुआ है। तो जल की विभिन्न अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं बच्चों इसकी, ठोस, द्रव और गैस। 3 अवस्थाएं हैं, याद रखें, ठोस, द्रव और गैस। अगला प्रश्न है, भौम जल स्तर कम होने के क्या कारण हैं? भौम जल होता है धरती के नीचे जो पानी होता है, भूमि के नीचे जो पानी होता है उसे भौम जल कहते हैं। तो भौम जल स्तर जो है कम होता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है। तो उसके कारण बच्चों क्या क्या हैं? एक तो है, देखो, जनसंख्या वृद्धि, उद्योगों में वृद्धि, कृषि कार्य। तो ये सभी आ जाएंगे, ये तीनों के तीनों आएंगे, तो ये सभी इसका आंसर आ जाएगा बच्चों, ये सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, निम्न में से कौन सा वर्ष, निम्न में से कौन सा वर्ष, ठीक है, तो इसमें देखिए बच्चों, निम्न में से कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अलवणीय जल के रूप में मनाया जाता है, ताकि लोगों को प्राकृतिक संसाधन के प्रति जागरूक किया जा सके? तो कौन सा वर्ष अंतर्राष्ट्रीय अलवणीय जल
वर्ष के रूप में मनाया गया 2003। 2003 को अलवणीय जल, लवणीय जल तो समुद्री पानी को कहेंगे, अलवणीय जल जो शुद्ध पानी है जिसको हम पीते हैं, तो 2003 को इस वर्ष मनाया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके पास, भौम जल का ह्रास निर्भर करता है, यानी भूमि के नीचे जो पानी है उसका ह्रास का मतलब उसकी कमी क्यों किन कारणों से हो रही है बच्चों, तो उसका आंसर आपके पास आएगा जो डी वाला भाग है, ये आपका आंसर है। भूमिगत जल का अधिक उपयोग, कम वर्षा और पानी का रिसाव, तो ये कारण हैं जो भौम जल को कम कर रहे हैं। ठीक है, यानी पानी का अधिक प्रयोग करते हैं, कम वर्षा होती है और पानी का रिसाव हो जाता है। ठीक है, कम वर्षा और पानी का रिसाव, यानी पानी का रिसाव भी नीचे कम होता जा रहा है। फिर उसके बाद है हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध जल पृथ्वी पर कुल कितने प्रतिशत है, यानी कितने प्रतिशत पानी जो है वो हमारा पीने योग्य है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, तो उसका बच्चों केवल 0.006% जो पानी है वो पानी जो है हम उपयोग कर सकते हैं, यानी बहुत कम पानी है जो उसका हम उपयोग करते हैं, बाकी पानी जो है लवणीय जल है। फिर उसके बाद है लवणीय जल पीने योग्य नहीं होता, तो निम्न में से किस जल स्रोत में लवणीय जल है, तो लवणीय जल कहाँ पाया जाता है बच्चों, तो इनमें से लवणीय जल जो है वो महासागरों में पाया जाता है बच्चों, महासागरों में, समुद्रों में जो है लवणीय जल है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम दैनिक कार्यों के लिए अलवणीय जल का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अलवणीय जल का उत्तम स्रोत क्या है, तो अलवणीय जल का उत्तम स्रोत जो है भौम जल है। अलवणीय जल का स्रोत जो है भौम जल है, धरती के नीचे जो पानी है वो ही है अलवणीय जल का मुख्य स्रोत, जो नलकूपों से, ट्यूबवेल से हमें मिलता है। फिर है सिंचाई के समय बहुत सा जल बेकार हो जाता है, इसे बचाने के लिए उत्तम विधि कौन सी है, तो जो सिंचाई के उत्तम विधि है वो ड्रिप सिंचाई तंत्र विधि है। ड्रिप तंत्र विधि जिसमें बूंद बूंद पानी करके गिरता है, उसमें पानी की बहुत कम बर्बादी होती है और फसलें भी हमारी उनको भी पानी मिलता रहता है, तो ड्रिप तंत्र सिंचाई विधि जो है बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। फिर उसके बाद है जल की 3 अवस्थाएं हैं, तो इसमें वायुमंडल में जल किस रूप में पाया जाता है, तो वायुमंडल में जो जल है वो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, गैस के रूप में पाया जाता है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं, तो आगे है क्वेश्चन हमारे पास, डैश खाली स्थान में जल का उपयोग सर्वाधिक होता है, यानी किस कार्य में पानी का उपयोग सबसे अधिक होता है, तो इनमें से जो कृषि का कार्य है, खेती बाड़ी का कार्य है, जो फसल का है उसमें सबसे अधिक पानी लगता है बच्चों। फिर है जल का मुख्य स्रोत क्या है, तो जल का मुख्य स्रोत क्या है बच्चों, वर्षा होती है, वर्षा से हमें सबसे ज़्यादा पानी मिलता है, जल मिलता है। फिर है लगातार और अति दोहन से भौम जल स्तर पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये घटता जाता है बच्चों, जो भूमि के नीचे का जल स्तर है वो कम हो जाता है, पानी नीचे ख़त्म होता जा रहा है। फिर है जल की कमी की समस्या का सामना किस क्षेत्र के निवासी करते हैं, जल की कमी की समस्या का सामना किस क्षेत्र के निवासी करते हैं बच्चों, तो पानी की समस्या का सामना तो सभी लोग करते हैं, चाहे वो गांव में हो चाहे शहरों में हैं।
क्योंकि पानी तो कहीं भी कम होगा तो सभी के लिए ये बहुत बड़ी समस्या बन जाएगी। फिर है राजस्थान में रहने वाली हेमा, जब हिमाचल में अपनी सहेली के घर मिलने आती है तो पानी को बर्बाद होते हुए देखती है। वह उन्हें पानी को बचाने को कहती है, तो निम्न में से छांटिए पानी क्यों बचाना चाहिए। क्योंकि राजस्थान में तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन हिमाचल में पानी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे झरनों का पानी बहुत है। तो इसलिए हमें पानी बचाना चाहिए। क्यों बचाना चाहिए? क्योंकि ये सभी आ जाएंगे। जल एक बहुमूल्य संसाधन भी है। जल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है और कुछ स्थानों पर जल जो है बहुत कम हो गया है। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। तो आगे हैं आपके स्कूल में वर्षा के जल को संग्रहित करने के लिए जल संग्रहण संयंत्र लगवाया गया है। तो इसका क्या फ़ायदा है? जल संग्रहण संयंत्र होता है हमारे पास जो गड्ढे होते हैं स्कूलों में लगवाए हुए हैं, उनमें पानी जो वर्षा का पानी है या ओवरफ्लो का पानी है या ज़्यादा पानी है जो, वो उस गड्ढे के द्वारा धरती में नीचे पहुंचा दिया जाता है। तो उससे क्या फ़ायदा होता है? जो भूमि के नीचे का जल स्तर है वो पुनः पूरा हो जाता है, यानी जितना पानी हम नीचे से निकालते हैं उतना ही पानी हम धरती में वापस भेज देते हैं। ठीक है। तो इसमें उसके बाद है गर्मी के मौसम में जब पानी की कमी होती है और आपका पड़ोसी सप्लाई के पानी से पाइप लगाकर गाड़ी धोता है तो आप उसे क्या सलाह देंगे? तो उसे सलाह देंगे भाई पाइप से गाड़ी को मत धो, बाल्टी या मग में लेके, अगर आप एक बाल्टी या दो बाल्टी में पानी लेके, मग लेके और कपड़ा लेके अगर गाड़ी को धोगे तो दो बाल्टियों में भी गाड़ी को धोया जा सकता है। अगर पाइप से धोगे तो आपके 10-12 बाल्टी लग जाती है, तो इससे पानी खराब होगा। फिर है आपने अखबार में पानी के लिए लंबी लंबी कतारें देखी होंगी। तो एक विद्यार्थी होने के नाते आप अन्य विद्यार्थियों को पानी बचाने के लिए कैसे प्रेरित करोगे? ठीक है। तो हम पानी को कैसे बचा सकते हैं बच्चों? तो हम कैसे कर सकते हैं? हम जो भी है, ये आपकी समस्या नहीं है, प्रार्थना सभा में पानी बचाने के लिए विचार प्रकट कर सकते हो आप। यानी जब प्रार्थना सभा होगी ना स्कूल में, तो आप पानी बचाने या पानी के महत्व या पानी की कीमत के बारे में सभी बच्चों को बता सकते हो। और आप ये भी बता सकते हो कि पानी को हम कैसे बचा सकते हैं। और हाँ, अपने घर में जो टुंटी है उसको आप बंद कर सकते हो अगर वो ऐसे ही चलती रहती है। फिर है अंतरिक्ष से पृथ्वी नीली दिखाई देती है, क्यों? तो वो दिखाई देती है पृथ्वी जल के कारण, क्योंकि पृथ्वी का 71% पानी जो है जल से ढका हुआ है, उसकी वजह से पृथ्वी हमें नीली दिखाई देती है। फिर है हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध जल की मात्रा बहुत कम क्यों है? कम है क्योंकि ज़्यादातर ताज़ा जल जो है खाली स्थान के रूप में पाया जाता है। तो जो पीने योग्य जल है वो ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ़ के रूप में, ज़्यादातर पानी जो है ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ़ के रूप में है जो पीने योग्य पानी है। ठीक है। और वो ध्रुवों पे बर्फ़ तो जमी रहेगी क्योंकि वहाँ पे सर्दी रहती है हमेशा, तो वो बर्फ़ तो पिघलेगी नहीं। इसलिए हम भौम जल का ही उपयोग करते हैं ज़्यादातर पानी पीने के लिए। तो जो ध्रुवों पर जमा हुआ पानी है, बर्फ़ है, वो पीने योग्य पानी है वो भी, लेकिन वो तो वहाँ पे जमा रहेगा। फिर उसके बाद है लवणीय जल को मानव उपयोग के लिए शुद्ध करना एक बहुत महंगी प्रक्रिया है।
यानी अगर हम समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाएं तो बहुत अधिक पैसा खर्च होता है, बहुत अधिक धन खर्च होता है इसके लिए। फिर है चेक डैम बनाने का उद्देश्य क्या होता है। चेक डैम बनाने का उद्देश्य होता है बच्चों भौम जल स्तर बढ़ाना। यानी हम नदियों में या कहीं भी पहाड़ी इलाकों में या कहीं भी एक डैम बना देते हैं, चेक डैम नदियों पे बनाते हैं तो वो इसलिए बनाते हैं ताकि धरती में पानी रिस के नीचे चला जाए और हमारा भौम जल स्तर जो है, भूमि के नीचे का जो जल स्तर है वो बढ़ जाए। फिर है भारत के सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती। अत्यधिक वर्षा से प्राय बाढ़ आ जाती है बच्चों। क्या आ जाती है? अधिक वर्षा से बाढ़ आ जाती है। ठीक है। उसके बाद है भूमि के नीचे का वह भाग जहाँ मृदा के कणों तथा चट्टानों के बीच जल उपलब्ध होता है, उसकी ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो उसे भौम जल स्तर कहते हैं। ठीक है। भूमि के नीचे का जो भी पानी होगा उसे भौम जल स्तर कहेंगे। फिर है भारत में जल संग्रहण का प्राचीन तरीका जो है बावड़ियाँ हैं, ये पहले भी आ चुका है। भारत के किस राज्य में कम वर्षा होती है? न्यूनतम वर्षा का मतलब बहुत कम वर्षा होती है, तो राजस्थान में होती है बच्चों। राजस्थान में सबसे कम पानी वर्षा होती है। वर्षा की कमी से सूखा पड़ता है तो भूमि के मरुस्थल होने का कारण नहीं है। तो भूमि मरुस्थल क्यों होती जाती है? क्योंकि वहाँ पे मृदा अपरदन से भी जो है मरुस्थली बन जाती है मिट्टी। वन उन्मूलन से भी अत्यधिक वर्षा से जो है मरुस्थल नहीं बनती मिट्टी। उर्वरकों का उपयोग करके भी मरुस्थल बन जाती है। तो इसमें से ये बोला भी कौन सा कारण नहीं है, तो अत्यधिक वर्षा इसमें आ जाएगा। अत्यधिक वर्षा से जो है भूमि मरुस्थल नहीं होती। फिर है जल प्रदूषण एक समस्या है। जल प्रदूषण का कारण है, जल प्रदूषण सीवरेज के पानी जो है उनके कारण सबसे ज़्यादा जो है जल प्रदूषण होता है। घरेलू कचरे से भी होता है, कृषि अपशिष्ट से भी होता है, तो उपरोक्त सभी आएगा इसमें बच्चों। ठीक है। इसके आंसर आएगा उपरोक्त सभी। इसमें जो आंसर लिखा हुआ है ये गलत है, तो उपरोक्त सभी के कारण जो है जल प्रदूषण होता है। फिर है अस्थायी रुकावटों द्वारा छोटे छोटे नदी नालों के जल को रोकना कहलाता है, उसे चेक डैम कहते हैं बच्चों। नदियों में छोटे छोटे बांध या डैम बना देते हैं जिससे पानी रुक जाए नदियों में, तो उसे चेक डैम कहते हैं। फिर उसके बाद है जल एक प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन का अर्थ है जल संरक्षण, यानी जल को बचाना और जल का सदुपयोग करना। तो ये दोनों आ जाएंगे, ए और बी दोनों इसके आंसर हैं बच्चों। फिर है पादपों पर जल की कमी का विपरीत प्रभाव पड़ता है। पादप होते हैं पेड़ पौधे, वे सूख जाते हैं तो पृथ्वी से हरियाली लुप्त होने का परिणाम क्या हो जाएगा? ना तो ऑक्सीजन रहेगी क्योंकि पेड़ पौधे ऑक्सीजन देते हैं, और ना ही भोजन रहेगा। तो ये दोनों की कमी हो जाएगी। अगर पानी नहीं होगा तो पेड़ पौधे नहीं होंगे, और ना ही ऑक्सीजन होगी, ना ही हमें भोजन मिलेगा। फिर आगे है एक पुस्तक का एक पेज बनाने में हमारे 2 गिलास लग जाते हैं बच्चों पानी के। ठीक है। तो इसलिए हमें पुस्तक के जो पेज हैं उनको भी बचा के रखना चाहिए। फिर है दिनों दिन जल की मांग बढ़ती जा रही है। तो जल की मांग बढ़ने का कारण जो है क्या है? वृक्षारोपण है, यानी पेड़ पौधे लगाते हैं, जनसंख्या वृद्धि है और गर्मी बढ़ना। तो ये उपरोक्त सभी आ जाएंगे। इनमें सभी के कारण पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो एक कार को बनाने में कितना जल खर्च होता है बच्चों? 30,000 लीटर पानी लग जाता है एक कार बनाने में बच्चों।
ठीक है, बहुत अधिक पानी लगता है। उसके बाद है मानव शरीर की किन क्रियाओं में जल जरूरी है। तो भोजन पचाने के लिए भी पानी की आवश्यकता है, उत्सर्जन के लिए भी, पोषक तत्वों के परिवहन के लिए भी। तो ये तीनों के लिए पानी की आवश्यकता होती है हमारे शरीर में। तो इसलिए उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा बच्चों। मानव शरीर लगभग कितना जल उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित का मतलब बाथरूम यानी टॉयलेट या पेशाब के रूप में या पसीने के रूप में हम शरीर से कितना पानी हर रोज बाहर निकालते हैं। तो 2.5 से 3 लीटर पानी, ठीक है, 2.5 से 3 लीटर पानी हम शरीर से हर रोज बाहर निकाल देते हैं। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ क्या है। वर्षा जल संग्रहण का अर्थ है बच्चों कि वर्षा जल को भूमि के अंदर पहुंचाना, टैंकों में एकत्रित करना, वर्षा जल को व्यर्थ बहने से रोकना। तो ये तीनों हैं। वर्षा जल संग्रहण का मतलब ये है कि पानी को जो है नीचे भेजना, भूमि के टैंक बना के उनमें इकट्ठा कर लेना और व्यर्थ में बहने से पानी को रोक देना। फिर है 1 किलोग्राम गेहूं देने वाले गेहूं के पौधे से वाष्पोत्सर्जन द्वारा कितने जल की क्षति होती है। अगर हम 1 किलोग्राम गेहूं के पौधे उगाएं तो 500 लीटर पानी की आवश्यकता होगी। ठीक है। उसके बाद है पानी से भरे गिलास में बर्फ डालने पर उसकी बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें आ जाती हैं, संघनन कहलाता है। तो बादल कैसे बनते हैं। तो बादल संघनन के द्वारा ही बनते हैं बच्चों। ठीक है, वो भी पानी जो है ऊपर जाके संघनित तो हो जाता है जिससे बादल बनते हैं। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा बच्चों, घंटी के बटन को दबाइए और अपने दोस्तों को इसे वीडियो को ज़रूर भेजिए। और बच्चों इसे तब तक देखिए जब तक आपके क्वेश्चन याद ना हो जाएं। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।